नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, ये हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं और रीजनिंग में हम पढ़ रहे हैं एनालॉजी फर्स्ट चैप्टर। और इस एनालॉजी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। आज हमारा अंतिम पार्ट है, पार्ट 3, जो कि शब्दों के आधार पर एनालॉजी हमने इसको नाम दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न हमारी आज की क्लास का है। तो दोस्तों, जैसा कि हर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, जिनके आधार पर हमारा पूरा चैप्टर आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा ये जो पार्ट 3 है एनालॉजी, जो शब्दों के आधार पर है, इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीके पर आधारित होता है या जीके के साथ साथ कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं जो हम तुरंत लगाते हैं। तो इसलिए इनका कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि ये वाला रूल हम अगर लगा दें तो हमारा एग्जाम हो जाएगा या हमारा प्रश्न हो जाएगा। हम बस इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का संबंध रुपया से है, यूके का संबंध किससे होगा? अर्थात जिस प्रकार भारत का संबंध इस रुपया से है, उस प्रकार यूके का संबंध किससे होगा? कुछ बच्चे इस यूके को उत्तराखंड समझ रहे होंगे। नहीं, ये यूनाइटेड किंगडम है, जो कि 4 देशों के सम्मिलित रूप से मिलकर बनता है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी अमेरिका और वेल्स, इन चारों देशों के सम्मिलित रूप को हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और इस यूनाइटेड किंगडम को हम शॉर्ट में यूके बोलते हैं। तो हमसे सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार भारत का संबंध रुपया से है, उस प्रकार यूके का संबंध किससे होगा? तो हम जानते हैं कि भारत की जो करेंसी है वो रुपया है, तो इनडायरेक्टली हमसे यूके की करेंसी पूछी गई है। तो अब जिस बच्चे को इतना पता होगा कि यूके में क्या करेंसी चलती है, तो वो आसानी से इस सवाल को कर लेगा। जिसको नहीं पता होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि हमारा इसमें आंसर हो जाएगा पाउंड। कैसे होगा? ये जो येन है, हमको पता ही है जापान की करेंसी है, इसलिए हमारा आंसर येन नहीं होगा। बात करें यूरो की, ये यूरे यूरे जो है यूरो, ये यूरोपीय संघ के, आपने अगर नाम सुना होगा यूरोपीय संघ का, जिसमें टोटल 27 देश हैं। इस 27 देश में से 20 देश ऐसे हैं जिनमें ये यूरो चलता है। इन 20 देशों को हम यूरो जोन बोलते हैं। यूरो जोन। तो यूरोपीय संघ के ये 20 देश हैं जिनको हम यूरो जोन बोलते हैं। और वो यूरो जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन 20 देशों में यूरो चलता है। बात करें वो 20 देश कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, इटली और बहुत सारे, जैसे माल्टा, नीदरलैंड और तुम्हारा स्पेन वगैरह भी इसी में आते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे 20 देश हैं जिनमें यूरो चलता है और उसको हम यूरोजोन बोलते हैं। तो यूके में जो करेंसी चलती है वो पाउंड चलती है, और डॉलर को हम अच्छे से जानते हैं, ये अमेरिका की करेंसी है जिसमें यूएस से धड़ल्ले से डॉलर डॉलर का इस्तेमाल करता है। तो हमारा पहला प्रश्न आसानी से हमने कर लिया है कि जिस प्रकार भारत का संबंध रुपया से है, उस प्रकार इस यूके का संबंध पाउंड से होगा। यूके में पाउंड चलता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार फ्रांस का संबंध यूरोप से है, उस प्रकार ब्राजील का संबंध किससे होगा? तो देखो, फ्रांस और यूरोप कुछ समझ में आ रहा है। अगर हमने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसमें हमने ये समझ रखा है कि हमारी जो पृथ्वी है उसको हमने टोटल 7 कॉन्टिनेंट में विभाजित कर रखा है। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। तो जो यूरोप महाद्वीप है उसमें फ्रांस आता है। तो इनडायरेक्टली तुमसे पूछा है कि ब्राजील किस महाद्वीप में आता है। भाई, अगर आपको समझने में समस्या है तो देखो, हमने 7 महाद्वीप में हमारी पूरी पृथ्वी को बांट रखा है। ये हमारा इधर उत्तरी अमेरिका है, ये इधर दक्षिणी अमेरिका है, इधर हमारा ये यूरोप है, इसी से लगा हुआ हमारा इधर एशिया महाद्वीप है, और इस यहाँ पे यूरोप के नीचे लगभग हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर तुम देखोगे साइड में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इधर आप देखोगे अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि हमारी धरती का सबसे बंजर, सबसे बड़ा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। अगर हम गर्म मरुस्थल की बात करें, शुष्क मरुस्थल की, तो वो सहारा है हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल।
लेकिन अगर दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हम बात करें तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये पूरा का पूरा मरुस्थल है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कहेंगे शीत मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। 50 से 60 मीटर तक की परत बर्फ की जहाँ पर जमी रहती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। और अगर हम बात करें शुष्क मरुस्थल की तो वो सहारा है। चलिए, हमारा ये ज्ञान नहीं था। हमारा ज्ञान ये था कि जिस प्रकार फ्रांस यूरोप में आता है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर तुम्हें कहीं फ्रांस देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार ब्राजील का संबंध किससे है? तो ब्राजील का संबंध हम देखेंगे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका से है। तो इसलिए मैं आपसे बोला हूं कि अगर आपका जीके कुछ अच्छा है तो इन प्रश्नों को आसानी से कर ले जाओगे। कुछ प्रश्न होंगे जो कुछ लॉजिकल होंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार, और जितना प्रैक्टिस करेंगे हम आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, और प्रैक्टिस करने से भी हमारा जीके बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। देखो, प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध योगी आदित्यनाथ से है, उसी प्रकार दिल्ली का संबंध किससे होगा? तो आपसे क्या जानना चाह रहा है ये? भाई, यूपी का संबंध योगी जी से कैसे है? यूपी के सीएम है योगी जी। तो इनडायरेक्टली आपसे यही पूछ रहा है कि दिल्ली के सीएम का नाम बताओ। कुछ बच्चे कह देंगे अरविंद केजरीवाल, अगर उनका करंट अफेयर अपडेट नहीं हुआ होगा तो, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हमारे इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, उसमें आम आदमी पार्टी की हार हुई है और बीजेपी जीती है, जिसमें बीजेपी का जो सीएम फेस है, जो दिल्ली की इस समय सीएम है, वो रेखा गुप्ता जी हैं। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी, रेखा गुप्ता। जैसे भगवंत मान है, ये पंजाब के सीएम है, और मोहन यादव ये एमपी के सीएम है। तो हमारा सवाल ये था कि जिस प्रकार यूपी का संबंध योगी आदित्यनाथ से है, उसी प्रकार दिल्ली का संबंध किससे होगा? तो दिल्ली का संबंध रेखा गुप्ता जी से होगा। देखो, कहने को तो हमारा जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो अपने आप में एक पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य का मतलब है केंद्र शासित राज्य नहीं है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। लेकिन इस प्रश्न का भाव यही है कि यहाँ पर जिस प्रकार सीएम योगी जी हैं, यहाँ पर सीएम कौन है? तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ना तो ए होगा, ये हमारे दिल्ली के फॉर्मर सीएम है, और भगवंत मान जी जो अभी वर्तमान में पंजाब है उसके सीएम है, और मोहन यादव जी जो मध्य प्रदेश है उसके सीएम है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि जिस प्रकार इस शेर का संबंध इस मांस से है, उसी प्रकार गाय का संबंध किससे होगा? तो आप फटाफट इसका कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। भाई, इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा है कि शेर मांस खाता है, तो ये बताओ गाय क्या खाती है? तो गाय क्या खाएगी? गाय घास खाती है। ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ना तो सांप होगा, ना कीड़ा होगा, ना पशु होगा। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि आप ये लगा सकते हो कि गाय एक पशु है। बिल्कुल बात सही है, आपकी पशु है। लेकिन हमें एनालॉजी हमने शुरू में क्या समझा था? जिस प्रकार इनका संबंध आपस में होगा, उसी प्रकार हमें इनका संबंध बताना है। तो यहाँ पे शेर का संबंध मांस से है, यानी कि जो मांस है वो शेर का भोजन है। तो यहाँ पर गाय का भोजन क्या होगा? जो हमारे ऑप्शन दिए हैं, तो घास होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो, ये भी सिंपल सा सवाल है। जिस प्रकार चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट से है, उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे होगा? तो हम अच्छे से जानते हैं, इसका संबंध ग्रह से होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस प्रकार निर्माता का संबंध फिल्म से है, उसी प्रकार लेखक का संबंध किससे होगा? भाई, निर्माता क्या बनाता है? फिल्म बनाता है। तो लेखक क्या लिखता है? किताब लिखता है। वैसे लेखक आप कहोगे अखबार भी लिखता है, लेखक आप कहोगे कविता भी लिखता है, और लेखक के पास पेन भी होता है। लेकिन हमें जिस प्रकार यहां से संबंध निकलता है, बिल्कुल उसी की रिलेशन हमें यहाँ पर निकालना है। याद करो, मैंने शुरुआत में तुम्हें जब हमारा चैप्टर शुरू करा था, एक एग्जाम्पल देकर समझाया था, लोमड़ी का और कुत्ते का। ये लोमड़ी है, ये कुत्ता है। और मैंने कहा था एक छोटा सा बच्चा जिसने पहली बार लोमड़ी को देखा, तो वो इस कुत्ते के आधार पर इस लोमड़ी का वर्णन करता है। यानी कि हमें समानता नजर आती है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ऐसे ही हमें यहाँ भी समानता देखनी है। जिस प्रकार निर्माता का संबंध फिल्म से है, उसी प्रकार इस लेखक का संबंध यहाँ से किससे हो जाएगा?
तो पुस्तक से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न ये रहा, ये कह रहा है कि जिस प्रकार लाल किले का संबंध दिल्ली से है, उसी प्रकार स्वर्ण मंदिर का संबंध किससे हो जाएगा? तो आप समझ रहे होंगे, भाई लाल किला दिल्ली में है, तो ये बताओ स्वर्ण मंदिर कहां पर है? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा आंसर है इसका तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप फटाफट कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। लाल किला दिल्ली में है, तो ये बताइए स्वर्ण मंदिर कहां पर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, आगे वो कह रहा है कि जिस प्रकार दांत का संबंध चबाने से है, तो उसी प्रकार यहाँ दो कौन कौन से शब्द होंगे जिनका संबंध बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि इन दोनों का संबंध है। दांत का संबंध चबाने से है, तो यहाँ पे दो शब्द ऐसे कौन से होंगे जिनका संबंध भी ऐसा ही होगा? तो देखो, मन का संबंध, दांत से हम चबा रहे हैं तो मन से सोचते हैं कि नहीं, तो यह आंसर हमारा हो जाएगा। खाना खाते हैं उससे स्वाद आता है, वो बात अलग हो गई। लेकिन भाई जैसे दांत से हम चबा रहे हैं, दांत का काम क्या है? चबाना। तो ऐसे ही मन का काम क्या होगा? सोचना। ये नहीं होगा। आंखें झिलमिलाना, इसका तो कोई मतलब नहीं है। और पेड़ वन, ये तो बिल्कुल अलग सा ये कहा गया यहाँ पर। तो जिस प्रकार हम दांत से चबाते हैं, उसी प्रकार हम मन से सोचते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और इसमें कहा है कि जिस प्रकार आंख का संबंध आंसू से है, उसी प्रकार ये बताओ यहाँ पर दो शब्द कौन कौन से होंगे जिनका संबंध बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि यहाँ पर है। भाई ये आंख है, और जब कोई रोता है तो उससे क्या बहते हैं? आंसू। तो जिस प्रकार आंख से आंसू बहते हैं, तो उसी प्रकार सागर से जल, ये तो नहीं है भाई, अंदर से बहता है निकल के। दिल से धमनी, सागर से जल ये नहीं होगा, दिल से धमनी ये नहीं होगा, ज्वालामुखी ये हो सकता है। भूख रोटी, इसका तो कोई मतलब नहीं है। भाई जिस प्रकार आंख से आंसू बहते हैं, उसी प्रकार ये ज्वालामुखी है, मान के चलो। और इस ज्वालामुखी से ये हमारा लावा निकलता है। तो जिस प्रकार हमने ये कह दिया आंख से आंसू बहते हैं, उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा बहता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आगे आगे के प्रश्न आप आसानी से समझ पाओगे और अभी तक भी समझ रहे होंगे। तो ये हमारा एनालॉजी का पार्ट 3 है, जो कि शब्दों पर आधारित है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पार्ट 3 में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे ये कह रहा है कि जिस प्रकार बल का संबंध न्यूटन से है, उसी प्रकार वजन का संबंध किससे होगा? तो इनडायरेक्टली ये मात्रक है कि नहीं बल का? भाई बल को किस में मापते हैं हम? बल को मापते हैं न्यूटन में। तो आपको यही बताना है कि वजन को किस में मापेंगे? वजन को किस में मापेंगे? तो बताओ, वजन को लीटर में मापेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। वजन को किलोग्राम में नापेंगे? बिल्कुल। मीटर तो दूरी का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष तो एक वर्ष में चलेगी प्रकाश की जो दूरी है उसको कहते हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं किग्रा। अर्थात बल का मात्रक न्यूटन है और वजन का मात्रक किग्रा है। तो हमें इसी हिसाब से हमारे संबंध निकालने होते हैं। जिस प्रकार यहां इन दोनों का संबंध होगा, उसी प्रकार यहां इन दोनों का संबंध होगा। और यही हमारी शब्दों पर आधारित एनालॉजी है। तो फ्रेंड्स, बार बार मैं आपको यही समझाता हूं कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सही है। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश ग्रामर, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे, उतना आप परफेक्शन लेवल पर आते जाओगे। एक कहानी मुझे छोटी सी याद आती है, हमने बचपन में सुनी थी। बचपन में एक हमारे मास्टर जी थे, हालांकि हमने खूब वो कहानी सुनी है। एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ने जाता था डेली, लेकिन पढ़ने में खूब कमजोर था। इतना कमजोर था कि जो उसको गृह कार्य मिलता था वो नहीं कर पाता था। एक दिन मास्टर ने उसको खूब पीटा, और पीटने के बाद उसको ये बोल दिया कि तुम्हारा लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम पढ़ने में एकदम, जिसको बोलते हैं ना, एकदम बैल बुद्धि हो, जड़ बुद्धि जिसे बोलते हैं, कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा पढ़ाई में, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम पढ़ने के लिए नहीं हो, तुम अपना जाके गधा मजदूरी की तरह काम करो, तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। अब वो बच्चा बेचारा रोता हुआ क्लास से निकल के, स्कूल से निकल के अपने घर जा रहा था।
रास्ते में उसे ये एक कुआं मिला जिसमें बहुत ही ज्यादा पानी भरा हुआ था। याद करो आज से 40 साल पहले या हमारा जो बचपन था, हमारे गांव में भी हमने ऐसे ऐसे कुएं देखे हैं जिनमें गांव का जो पानी का खर्च होता था वो इन्हीं कुएं से होता था। यहाँ पर इन पर इस टाइप की एक घिरी लगी रहती थी, गोल गोल घिरी होती थी, और यहाँ से जिसको पानी भरना होता था वो रस्सी में बांध के बाल्टी एक यहाँ पर ही छोड़ता था, और उस बाल्टी में हम पानी आराम से निकाल लेते थे। तो ये बच्चा जब गया इस कुएं के पास जाके बैठ गया और यहाँ पर ये सुसाइड करना चाह रहा था, जो कि बहुत गलत बात है। इतना निगेटिव लाइफ में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर एक रास्ता बंद होता है तो उसके समानांतर न जाने कितने रास्ते खुले होते हैं, बस हम उनको देख नहीं पाते। भले ही एक रास्ता बंद हो जाए लेकिन उसी के समानांतर कई कई रास्ते खुले होते हैं। तो ये बच्चा बार बार यही सोच रहा था कि आज इसको मास्टर जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, ये हताश हो गया, निराश हो गया और ये बहुत निगेटिव सोचने लगा। इसने सोचा कि आज क्यों ना अंत कर लूं, और ये इसी जद्दोजहद में यहाँ पर बैठ गया आकर। बैठा बैठा सोच रहा था कि बस कुछ नहीं हो सकता। तभी इसकी निगाह इस घिड़ी पर पड़ी। इसने देखा ये घिड़ी काफी घिसी हुई है। इसने तब दिमाग दौड़ाया कि ये क्यों घिसी होगी, कैसे घिसी होगी। भाई घिड़ी मतलब पत्थर की घिड़ी होती थी, उसमें जब रस्सी लटका के पानी से बाल्टी खींचते थे तो उसमें फोर्स कम लगता था, वो गोल होती थी, रस्सी के साथ घूमती रहती थी। तो इस बच्चे की निगाह इस घिड़ी पर पड़ी, इसने देखा ये घिड़ी घिसी हुई है। तब इसने अपना दिमाग दौड़ाया कि ये कैसे घिसी होगी। तब इसको ये समझ में आया कि क्योंकि इस पर हम रस्सी से पानी खींचते हैं बार बार, रस्सी के खींचने से पत्थर की घिड़ी रस्सी से घिस सकती है। तो मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर सकता जब मैं बार बार प्रैक्टिस करूंगा। तब इस बच्चे ने अपनी पूरी जो निगेटिविटी थी, जो नकारात्मक इसकी सोच थी, उसको तुरंत वहीं पे छोड़ा और एक दोहा लिखा। दोहा क्या लिखा? दोहा लिखा, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थात मतलब ये हुआ कि बार बार प्रयास करने से जड़मति भी अच्छी हो सकती है, जड़मति भी होशियार हो सकती है। जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से पत्थर की घिड़ी घिस सकती है, जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से सिल पर निशान पड़ सकता है, सिल मतलब पत्थर, उसी प्रकार जब हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी जो जड़मति है, जो उसको मास्टर जी ने बोला था कि तेरी मोटी बुद्धि है, बैल बुद्धि है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसके दिमाग में यही बात तुरंत आ गई कि अगर मैं बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करूं तो मेरी जो मोटी बुद्धि है वो पतली हो जाएगी। पतली होने का मतलब है तेज हो जाएगी, होशियार हो जाएगी, समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस दो लाइन में इस बच्चे ने बहुत बड़ी फिलॉसफी कह दी। फिलॉसफी जिसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं। देखिए, एक एक लाइन में फिलॉसफी छुपी होती है। जैसे महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत की एक लाइन है, जो जो मामा होता है दुर्योधन का, शकुनी मामा, वैसे तो बहुत निगेटिव रोल उसने किया है महाभारत में, लेकिन हमेशा वो दुर्योधन को एक ही बात बोलता था। क्या बोलता था? दुर्योधन को बोलता था, मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। इस एक लाइन में कितनी बड़ी बात बोलता था वो। भले ही वो निगेटिविटी में रहता था, भले ही वो उसकी सोच छल कपट की थी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर सोना भी कहीं कबाड़ में, कहीं गंदी जगह पड़ा हो, तो वो सोना सोना ही रहता है। तो जो शकुनी मामा था, उसकी एक लाइन में कितनी बड़ी फिलॉसफी छिपी हुई है, इसका आप मतलब सोचिए बैठ के। रणभूमि में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। यानी कि कोई भी काम जब हम एक्चुअल में करते हैं, उस एक्चुअल में होने से पहले वो काम हमें हमारे मन में करना होता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। भाई, जब कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता है, तो तुम्हें क्या लगता है वो हवा में उसने कहीं से चित्र बना दिया? पहले वो चित्र उसके दिमाग में बनता है, उसके बाद अपने वो इस चित्र को पत्थर की मूर्ति में उतार देता है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। कभी भी ये मत सोचो कि आप पढ़ने में कमजोर हो। हमेशा पॉजिटिव रहो,
और जैसे इस बच्चे ने ये दोहा दिया और इसको फिर इसने बाद में फॉलो किया, आप भी इसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और भी बतेरे सब्जेक्ट जो भी हमारे हैं, बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना वो आप मजबूत हो जाएगा और उतना ही वो सब्जेक्ट आपका अपना बनता चला जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो उस सब्जेक्ट की ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका वो सब्जेक्ट अपना हो जाएगा और उसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत आनंद आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे बार बार यही कहूंगा दोबारा कि हमारी जो रीजनिंग है, या वो मैथ हो या वो इंग्लिश ग्रामर हो, जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम परफेक्शन लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अच्छा गाइस, हमारे वो प्रश्न लास्ट था, समाप्त हो चुके हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। जैसे कि कमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 68 अगर आपका आंसर ए है तो ए, क्वेश्चन नंबर 68 आंसर बी है तो बी, क्वेश्चन नंबर 68 आंसर सी है तो सी, और क्वेश्चन नंबर 68 आंसर डी है तो डी। आप इस तरह से इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि जिस प्रकार भारत का संबंध नरेंद्र मोदी जी से है, उसी प्रकार रूस का संबंध किससे होगा? तो इनडायरेक्टली ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो रूस के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कुल मिला के मुखिया की बात हो रही है, तो उनका क्या नाम होगा? आपको इनमें से बताना है। शी जिनपिंग, किम जोंग उन, या व्लादिमीर पुतिन, या डोनाल्ड ट्रंप। आपका जो भी आंसर हो आप उसको कमेंट कीजिए। जिस बच्चे का आंसर ठीक होगा उसका मैं कमेंट लाइक कर दूंगा और उसको एक मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि अन्य बच्चे भी समझ पाए कि कौन सा आंसर ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और जाते जाते मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी हमारी इन क्लासेस का फायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, टेक केयर।